દબંગ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વસ્ત્રાપુર ખાતેથી રિમોટ કંટ્રોલથી સેમી હાઈ સ્પીડ ટ્રેન વંદે ભારતનું લોકાર્પણ કર્યું। ત્યારબાદ થલતેજથી વસ્ત્રાલના મેટ્રોના ફેઝ 1ના રૂટનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગાંધીનગરમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે। તેઓ ગાંધીનગરથી વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં બેસીને જ કાલુપુર મેટ્રો સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા। અહીં તેમણે મેટ્રો ટ્રેનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। ભાજપ હંમેશા ડબલ એન્જિન સરકારની વાત કરતી હોય છે, પરંતુ ગુજરાતમાં ચૂંટણી નજીક આવતા આજે ખરા અર્થમાં વડાપ્રધાન મોદીની ડબલ એન્જિન ચૂંટણી રેલ જોવા મળી છે। મોદીએ એસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે સભા સંબોધીને કહ્યું હતું કે અરે મારા અમદાવાદીઓ, મારે તમને 100 સલામ કરવી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કાલુપુર મેટ્રો સ્ટેશનથી થલતેજ દૂરદર્શન કેન્દ્ર સુધી મેટ્રો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હતી। મેટ્રો ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન તેઓએ વિદ્યાર્થીનીઓ અને યુવતીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। ये सफर था तो कुछ मिनटों का ही, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। ये देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। कालुपुर रेलवे स्टेशन से कालुपुर मेट्रो स्टेशन और फिर वहां से अहमदाबाद मेट्रो की सवारी करते हुए मैं थलतेज पहुंचा। यानी कोई बाहर से वंदे भारत के जरिए आ रहा हो तो उसके बाद सीधे सीधे मेट्रो पर चढ़कर शहर में अपने घर जा सकता है या काम के लिए शहर के दूसरे हिस्से में जा सकता है। और गति इतनी तेज कि जो शेड्यूल कार्यक्रम बनाया था उससे 20 मिनट पहले मैं थलतेज पहुंच गया। मैं आज ट्रेन में सफर कर रहा था। डिपार्टमेंट के लोग कई खूबियां बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, कितनी स्पीड है, क्या व्यवस्था है, सब। लेकिन एक और पहलू जो शायद डिपार्टमेंट की तरफ का ध्यान नहीं गया है, मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता हूं। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं
वो हवाई जहाज नहीं, वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। અને મારા અમદાવાદીઓ મારે આજે અમદાવાદને 100 સલામ કરવી છે। નવરાત્રીનો તહેવાર હોય, રાત આખી દાંડિયા ચાલતા હોય, આપણું શહેર કે આપણું ગુજરાત ઊંઘતું જ ના હોય, એવા નવરાત્રીના દિવસોમાં આ ધૂમ ધકતી ગરમીની વચ્ચે આટલો મોટો વિરાટ જનસાગર मैं पहली बार જોયો છે ભાઈ। હું અહીંયા જ મોટો થયો, આવડો મોટો કાર્યક્રમ અમદાવાદે કરી બતાવ્યો હોય, એ મારો આ પહેલો અનુભવ છે। અને એટલા માટે અમદાવાદીઓને મારા 100 સલામ। અને એનો અર્થ એ થયો કે અમદાવાદીઓને મેટ્રો શું છે એની બરાબર સમજણ છે। મેં એકવાર અમારા અર્બન ડેવલપમેન્ટના મંત્રીઓ જોડે વાત કરી હતી। મેં કહ્યું ભાઈ તમે મેટ્રોમાં આખા દેશમાં કરવી જોઈએ, આપણી જવાબદારી છે, પણ તમને અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે રિટર્ન આપશે। મને કે કેવી રીતે? મેં કહ્યું સાહેબ અમારો અમદાવાદી છે ને હિસાબ લગાવે કે ઓટો રિક્ષામાં જવું તો કેટલા પૈસા થાય, કેટલો ટાઈમ જાય, કેટલી ગરમી ખાવી પડે, અને મેટ્રોમાં જવું તો આટલો તરત એ મેટ્રોમાં આવી જાય। સૌથી વધારે આર્થિક રીતે લાભ કરે એ અમદાવાદનો પેસેન્જર કરે। એટલે તમારા અમદાવાદમાં એક જમાનામાં હું અમદાવાદનો ઓટો રિક્ષા વાલો કરીને ગીત ગાતા હતા। હવે મેટ્રો વાળો એમ કરીને ગીત ગાશે। मैं सचमुच में आज अहमदाबाद को जितनी बधाई दूं, जितनी सलाम करो, उतनी कम है दोस्तों। आज अहमदाबाद ने मेरा दिल जीत लिया है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है। उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं, और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश
देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी, ये आप भली भांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबअर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद, गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आनंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाणा, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात शायद 2005-6 में कही थी, और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है ऐसा। मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपकी आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, આપણે ત્યાં અમદાવાદમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે લાલ બસ, લાલ દરવાજા, લાલ બસ અને હરીફરીને રિક્ષાવાળો। साथियों,
जब मुझे गुजरात ने अपनी सेवा का अवसर दिया तो मेरा सौभाग्य रहा कि हम यहां बीआरटी कॉरिडोर पर काम कर पाए। ये भी देश में पहला था। मुझे तो बीआरटी बस की पहली यात्रा का साक्षी बनने का सौभाग्य भी मिला था। और मुझे याद है, लोग विदेश से आते थे तो अपने परिवार को कहते थे कि इस बार जब गुजरात जाएंगे तो जरा बीआरटी में ट्रैवल करना है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। साथियों, तब भी कोशिश यही थी कि सामान्य नागरिक, सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले। और लोकतंत्र और शासन का यह काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन दो पटरी पर चलाना होता है। आज उसी सपने को भव्य रूप से हम सच होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज अहमदाबाद मेट्रो के लगभग 32 किलोमीटर सेक्शन पर यात्रा शुरू हुई है। और ये आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भारत में मेट्रो की शुरुआत हुई तब से अब तक में ये पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बना है कि एक ही साथ 32 किलोमीटर करीब करीब उसकी यात्रा का लोकार्पण हुआ है। इसकी और एक विशेषता रही है, रेलवे लाइन के ऊपर से मेट्रो ट्रैक के निर्माण की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद ये काम तेजी से पूरा हुआ है। इससे मेट्रो के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ी। आज मेट्रो के पहले फेज का लोकार्पण हुआ है, वहीं फेज 2 में गांधीनगर को कनेक्ट किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन से देश के दो बड़े शहरों के बीच सफर को आरामदायक भी बनाएंगी और दूरी को भी कम करेगी। सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में करीब करीब 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8 घंटे लगा देती है। कभी कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है। शताब्दी ट्रेन भी कभी 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 घंटे तक समय ले लेती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन अब ज्यादा से ज्यादा 5.5 घंटे में ही अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा देगी। धीरे धीरे इसमें और सुधार होने वाला है। और आज जब मैं वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाले, चेन्नई में बन रही थी, उसके बनाने वाले सारे इंजीनियर, वायरमैन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन सब से मिला और मैंने उनको पूछा, बोले साहब आप हमें काम दीजिए, हम इससे भी अच्छा बनाएंगे, इससे भी तेज बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। मेरे देश के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इनका ये आत्मविश्वास, उनका ये भरोसा मुझे इस बात पर विश्वास से कहने के लिए प्रेरित करता है कि देश इससे भी तेज गति से बढ़ने वाला है। यही नहीं, बाकी ट्रेनों की तुलना में इसमें ज्यादा यात्री सफर कर पाएंगे। मैं एक बार काशी से स्टेशन पे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई वंदे भारत ट्रेन का क्या एक्सपीरियंस है? बोले सबसे ज्यादा टिकट वंदे भारत की जा रही है। मैंने कहा वो तो कैसे संभव है? बोले साहब गरीब लोग इसमें जाना पसंद करते हैं, मजदूर लोग जाना पसंद करते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले साहब उनकी दो लॉजिक है। एक, लगेज काफी अंदर जगह है ले जाने के लिए, और दूसरा इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि जाकर के काम करते हैं तो उतने घंटे
टिकट का जो पैसा है वो भी निकल जाता है। ये वंदे भारत की ताकत है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार का लाभ कैसे अहमदाबाद प्रोजेक्ट को मिला। जब बोटाद रेल लाइन का ओवरहेड स्पेस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात आई तो केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी मंजूरी दे दी। इससे वासना ओल्ड हाईकोर्ट रूट की मेट्रो का काम तुरंत ही शुरू होना संभव हो सका। अहमदाबाद मेट्रो पर जब मेट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाभ हो। ये ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांकरी सड़कें पार करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, वहां से मेट्रो गुजरे। अहमदाबाद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हब बने, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कालूपुर में आज मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है। यहां बीआरटी स्टेशन के सामने ही और ग्राउंड फ्लोर में सिटी बसें खड़ी होगी। टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुविधा रहेगी। सरसपुर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिकअप पार्किंग जैसी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। कालूपुर रोड ओवरब्रिज को सरसपुर रोड ओवरब्रिज से जोड़ने के लिए स्टेशन के सामने 13 लेन की रोड बनाई जाएगी। कालूपुर के अलावा साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, शहरों के हमारे गरीब, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के साथियों को धुएं वाली बसों से मुक्ति मिले, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण और संचालन के लिए भारत सरकार ने फेम योजना बनाई है। फेम योजना शुरू की है ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को आवाज से भी मुक्ति मिले, धुएं से भी मुक्ति मिले और गति तेज मिले। इस योजना के तहत अभी तक देश में 7,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन बसों पर केंद्र सरकार लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। गुजरात के लिए भी अभी तक 850 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनमें से अनेक बसें आज यहां सड़कों पर उतर भी चुकी है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। अभी जब चीता आया ना,
तो ज्यादातर मीडिया में इसकी चर्चा थी कि चीता दौड़ने की गति कितनी सेकंड में पकड़ लेता है। हम 52 सेकंड में ये ट्रेन, साथियों, आज देश के रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जब तैयार हो जाएगा तो मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रेनों में होने वाली देरी भी कम होगी। और साथियों, जब मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी तो गुजरात के जो बंदर हैं ना, पोर्ट्स हैं हमारे, वो इससे कई गुना ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया भर में पहुंचने लग जाएगा, हमारा माल एक्सपोर्ट होने लग जाएगा और विदेश से जो सामान आता है वो भी बहुत तेजी से हमें आगे ले जाएगा। क्योंकि गुजरात भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के बिल्कुल निकट है, लैंड लॉक एरिया से निकट है, इसलिए गुजरात के समुद्री तट को सबसे अधिक फायदे की संभावना है। पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज इस सोच के साथ भारत काम कर रहा है, भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हमें और गति देनी होगी। गुजरात में डबल इंजन सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि सबका प्रयास से ये काम हम चाहते हैं उस समय तक हम धरती पर उतार करके रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि ये काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में
ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए, कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आज अहमदाबाद वासियों को, गुजरात के लोगों को और देशवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात देते हुए गर्व महसूस करता हूं, संतोष अनुभव करता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरे हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।